Hello friends, this is Dr. A.K. Shahani and welcome to all of you in my YouTube channel Study Science with Dr. A.K. Shahani। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग के डिफिनीशन के बारे में जाना था। इसके साथ ही हम लोगों ने जाना था कि प्लांट ब्रीडिंग के कौन कौन से मेजर फील्ड हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा किया था। आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग के कौन कौन से ब्रांचेज हैं उसके बारे में जाना था और अंत में हम लोगों ने उन सारे अदर डिसिप्लिन्स के बारे में चर्चा किया था जिससे प्लांट ब्रीडिंग जुड़ा हुआ है और इंटर रिलेशनशिप रखता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 में। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है उसके लिए मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहूँगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ उन प्लांट ब्रीडर के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे इंडिया के हैं और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है खाद्यान्न के बढ़ोतरी में। टी.एस. वेंकटरमन जो कि कोयम्बटूर में शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे हैं, इन्होंने अपना योगदान शुगरकेन के फील्ड में दिया है। इन्होंने कई हाई यील्डिंग एंड हाई शुगर कंटेंट वैरायटीज को डेवलप किया है। इन्होंने नोबलाइजेशन टर्म को दिया था और इन्होंने ही नोबलाइजेशन के प्रोसेस को भी बताया था। नोबलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? जो हमारा ट्रॉपिकल नोबल केन होता है, आप लोग जानते होंगे ट्रॉपिकल केन, जिसको कि ट्रॉपिकल नोबल केन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल नोबल केन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ये थिक एंड हाई शुगर कंटेंट हो सकते हैं। तो ये थिक एंड हाई शुगर कंटेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी को ट्रांसफ़र किया था उन्होंने नॉर्थ इंडियन केन में, और इसी प्रोसेस को कहा गया नोबलाइजेशन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नोबलाइजेशन किसे कहा जाता है। नोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच थिक एंड हाई शुगर कंटेंट ट्रॉपिकल नोबल केन कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू द नॉर्थ इंडियन केन्स। दूसरे हैं डॉक्टर एम ए स्वामीनाथन। डॉक्टर एम ए स्वामीनाथन के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर एम ए स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इन्होंने व्हीट एंड राइस के कई हाई यील्डिंग वैरायटीज को डेवलप करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इसी के कारण इन्हें इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहा जाता है। इन्होंने व्हीट एंड राइस के कई ऐसे वैरायटीज दिए जो मिरेकिल कहे जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा जया, पद्मा, IR8। ये सब राइस के वैरायटीज हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय डेवलप किए गए थे, और इन सारे वैरायटीज को मिरेकिल वैरायटीज कहा जाता है। अगर हम बात करें व्हीट के केस में, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा सोनालिका। एक ऐसा मिरेकिल वैरायटीज है जिसकी तुलना बाद में भी नहीं किया जा सका, और यही कारण है कि डॉक्टर एम ए स्वामीनाथन को हम लोग फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये पहले ICAR के डायरेक्टर जनरल बने थे और बाद में ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस मनीला में है उसके भी डायरेक्टर जनरल थे। ICAR के फुल फॉर्म को आप लोगों को जान लेना चाहिए। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश्ड है। ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह एक एनजीओ है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कि हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। डॉक्टर बीपी पाल फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आईसीएआर के, और इनको रोज और व्हीट ब्रीडर के नाम से भी जाना जाता है। ये रोज सोसाइटी और बोगनविलिया सोसाइटी के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे थे। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग को भी इस्टेब्लिश करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और ये फाउंडर मेंबर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने एनपी सीरीज व्हीट में डॉक्टर बीपी पाल ने एनपी सीरीज वैरायटीज़ को डेवलप किया था, और इसके कारण भी ये काफ़ी फेमस रहे थे। सीटी पटेल, ये इन्होंने सूरत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपना योगदान दिया था, और इन्होंने वर्ल्ड का सबसे पहला कॉटन हाइब्रिड डेवलप किया था, और इसी कारण से इनको फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहा जाता है। इन्होंने जो हाइब्रिड डेवलप किया था उसका नाम था हाइब्रिड 4 और H4, जो कि गुजरात 67 और अमेरिकन नेक्टारी लेस वैरायटी का प्रोजेनी था। बोसी सेन, बोसी सेन मेज ब्रीडर थे, और इन्होंने मेज पर काम किया था। ये अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक रहे थे, और इन्होंने कई इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ को रिलीज किया था, जो कि हिल रीजन के लिए काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है। ये देखिए, यही एग्रीकल्चर क्रॉप्स मेज है, जिसके ऊपर बोसी सेन ने काम किया था। मेज का साइंटिफिक नेम आप लोग जानते होंगे, जिया मेज भी कहा जाता है इसको। बाद में हम लोग क्रॉप का जब डिटेल में चर्चा करेंगे तो मेज के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। धर्मपाल सिंह गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर के वाइस चांसलर रहे थे। ये वाइल्डसीड ब्रीडर थे, और इन्होंने मस्टर्ड के और रेपसीड के कई वैरायटीज को कानपुर से रिलीज किया था। वी शैंथेनम फर्स्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड कॉटन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के, और इन्होंने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में कॉटन कंसल्टेंट के रूप में काम किया था, और इन्होंने कई अपलैंड एंड इजिप्टियन कॉटन के वैरायटीज को डेवलप करने में अपना योगदान दिया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मैं यहाँ फुल फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है, और आपके कोर्स में भी जो स्टूडेंट्स एमएससी या बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके कोर्स में भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एएसआरबी स्टैंड्स फॉर, एफए स्टैंड्स फॉर, आईसीईआर स्टैंड्स फॉर। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर दे रहा हूँ। एनजीपी राव वाइस चांसलर थे मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, जो कि महाराष्ट्र के परभनी जिले में है। बाद में ये एएसआरबी के चेयरमैन भी बने थे। एएसआरबी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसके बारे में भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये बोर्ड साइंटिस्ट को रिक्रूट करने का काम करता है। इसके इस्टेब्लिशमेंट में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हीं के सहयोग से ये एएसआरबी हमारे देश में इस्टेब्लिश हो सका, और ये योग्य साइंटिस्ट को रिक्रूट करने का काम करता है। एनजीपी राव सोरघम ब्रीडर थे, और उन्होंने सोरघम के कई हाई यील्डिंग वैरायटीज को
डेवलप किया था। पुष्कर नाथ सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के डायरेक्टर थे और इन्होंने कई हाई यील्डिंग पोटैटो वैरायटीज को डेवलप किया था। CPRI जो कि अभी शिमला में है, पहले पटना में हुआ करता था। सेंट्रल, इसको भी फुल फॉर्म के रूप में आप लोग को याद रखना चाहिए, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बाद में पटना से शिमला में शिफ्ट हो गया। पटना में आज भी रीजनल स्टेशंस है पोटैटो का। तो एक इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि शिमला में है, पहले कहाँ था। इसी कारण से मैंने इस पर थोड़ा चर्चा किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। के रमैया CRRI कटक के डायरेक्टर रहे थे। CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ इन्होंने राइस पर काम किया था, ये राइस ब्रीडर थे और इन्होंने कई हाई यील्डिंग राइस वैरायटीज को डेवलप किया था। DS अठवाल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में कार्यरत थे और इन्होंने बाजरा के कई हाई यील्डिंग वैरायटीज को डेवलप किया था जो कि पंजाब और अन्य एरिया के लिए सूटेबल है। MV राव अंगड़ाऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे और इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था ग्रीन एंड येलो रिवॉल्यूशन में डॉक्टर MS स्वामीनाथन और अन्य वैज्ञानिकों के साथ। रामधन सिंह को इनबॉर्न प्लांट ब्रीडर के नाम से जाना जाता है और इन्होंने पंजाब में अपना योगदान दिया था और वीट के बारे में इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया। वीट के कई हाई यील्डिंग वैरायटीज को इन्होंने डेवलप किया था। अब हम आते हैं अचीवमेंट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब हम देखते हैं कि प्लांट ब्रीडर ने अपना जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इन सारे योगदान के बारे में हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे जब आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में अलग अलग ब्रीडर के बारे में और अलग अलग क्रॉप के बारे में, तो इन सारे के बारे में चर्चा होगी। अभी हम अचीवमेंट पर चलते हैं और देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग ने क्या क्या अचीवमेंट किया है। प्लांट ब्रीडिंग ने यील्ड में, क्वालिटी में, टॉक्सिक रिमूवल में या स्ट्रेस रेसिस्टेंस में, हर फील्ड में अपना महत्वपूर्ण अचीवमेंट प्राप्त किया है और आज भी वह प्रयासरत है कि अदर जो फील्ड में अभी तक अचीवमेंट नहीं मिला है उसमें अचीवमेंट प्राप्त करने की कोशिश में लगा हुआ है। यील्ड के मामले में ग्रीन रिवॉल्यूशन एक विटनेस के रूप में हमारे सामने है जो कि हमें बताता है कि प्लांट ब्रीडर ने बहुत अच्छा काम किया है और प्लांट ब्रीडिंग ने अपना अचीवमेंट प्राप्त किया है। अगर आप ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो जैसा हमने चर्चा किया, राइस, व्हीट या खाद्यान्न के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाए हैं। ना केवल खाद्यान्न में बल्कि दलहन में, तेलहन में, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में, मेडिसिनल क्रॉप्स में, सभी में यील्ड में इम्प्रूवमेंट हुआ है। यील्ड इम्प्रूवमेंट में हमें कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी मदद करते हैं, जैसे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो टिप्ड 23A पर्ल मिलेट में पाया जाता है, जो सोर्स है, और काफिर 60 जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का सोर्स सोरघम में पाया जाता है। इसके कारण हमें हाइब्रिडाइजेशन के एक प्रोसेस इमेस्कुलेशन से बचने का मौका मिल जाता है और जिसके कारण हमारा बहुत सारा इकोनॉमिक एंड लेबर इंटेंशन कम हो जाता है, जिससे पैदावार बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीक़ा से हम लोगों ने बहुत सारे हाइब्रिड डेवलप किए हैं, बहुत सारे इम्प्रूव वैराइटीज़ डेवलप किए हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग के अचीवमेंट बहुत अधिक है जिसको कि एक सिंपल टॉपिक में डील नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे हम लोग आगे वीडियो में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम नए नए टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा कि प्लांट ब्रीडिंग ने कहाँ कहाँ क्या क्या अचीवमेंट किया है। अब हम आते हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पर। क्वालिटी के फील्ड में भी प्लांट ब्रीडर ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किया है। पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि किसी क्रॉप में अगर TSS प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कम अमाउंट में जो पाया जाता था लेकिन उसका यील्ड अच्छा था, तो ब्रीडर ने
रिसर्च करके ब्रीडर ने डिफरेंट ब्रीडिंग मेथोडोलॉजी के द्वारा क्रॉप में जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स हैं उसके क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया गया और अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जिसका टीएसएस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, मिनरल, फाइबर सभी काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है और हम कह सकते हैं कि क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, चाहे किसी भी तरह से हो, शुगर हो या रिड्यूसिंग शुगर हो, एस्कॉर्बिक एसिड हो, हर तरह से क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुई है और लगभग बहुत सारे क्रॉप में ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड, जैसा कि हमने पहला वीडियो में बताया था कि मस्टर्ड ऑयल में इरूसिक एसिड पाया जाता है जो कि पॉइजन का काम भी कर सकता है। इस इरूसिक एसिड के परसेंटेज को कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत जीतोड़ कोशिश किया और मस्टर्ड ऑयल में इरूसिक एसिड के परसेंटेज को बहुत हद तक घटाया गया है। जो न्यूरोटॉक्सिन बोआ होता है उसके बारे में भी चर्चा हम कर चुके हैं पहले वीडियो में। ए लेथाइरस सेटाइवस खेसारी में पाया जाता है और इसके कारण जो न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट जो डेवलप होता है उसके कारण पैरालाइसिस होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। आप लोग देखते होंगे या सुनते होंगे कि गांव घर में बहुत ज़्यादा पैरालाइसिस का केस पहले पाया जाता था। अब तो गांव घर में भी पैरालाइसिस कम हो गया है क्योंकि लोग अब खेसारी को खाना कम कर दिए हैं या नहीं ही खाते हैं। लेकिन पहले चूँकि शहर में जो जानकारी है पहले आ जाती है तो शहरी लोगों को ये जानकारी पहले थी, इसलिए शहर में पैरालाइसिस की संख्या कम पाई जाती है लेकिन गांव में पैरालाइसिस संख्या ज़्यादा पाया जाता था। तो इस बोआ के कंसंट्रेशन को भी घटा करके कई नए जीनोटाइप्स को डेवलप किया गया है। तो देखते हैं हम कि इधर भी टॉक्सिक कंपाउंड के रिमूवल में भी प्लांट ब्रीडिंग ने काफ़ी अचीवमेंट किया है। इसी तरीक़ा से आप एक चारे के बारे में जानते होंगे जो बरसीम नाम से जाना जाता है। इसके लीफ को वास्तव में चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये बरसीम जब यंग स्टेज में होता है तो इसमें HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड जो होता है HCN का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ये हाइड्रोसाइनिक एसिड मवेशियों की जान भी ले सकता है। यही कारण है कि यंग स्टेज के बरसीम को नहीं खिलाया जाता है। लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने कई ऐसे वैराइटीज डेवलप कर लिए हैं जिसमें कि हाइड्रोसाइनिक एसिड की अमाउंट को बहुत ज़्यादा लेस कर दिया गया है। स्ट्रेस रेसिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी विस्तार से चर्चा किया था। स्ट्रेस ब्रीडिंग हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस रेसिस्टेंस दो तरह का हो सकता है, एबायोटिक स्ट्रेस एंड बायोटिक स्ट्रेस। तो इसके प्रति भी वैज्ञानिकों ने काफ़ी काम किया है। उन्होंने बीटी कॉटन रेसिस्टेंस, कॉटन वॉलवर्म के जो रेसिस्टेंस है उसके प्रति जो बीटी कॉटन डेवलप किया है, उसी तरीक़ा से अदर क्रॉप में मल्टी लाइन कल्टीवर्स डेवलप किया गया है, सिंथेटिक वैराइटीज़ डेवलप किए गए हैं। ये सब वैराइटीज़ डेवलप करने से बहुत हद तक स्ट्रेस रेसिस्टेंस को डेवलप करने में मदद मिला है। यहाँ पर दो टर्म आता है मल्टी लाइन एंड सिंथेटिक वैराइटीज, जिसकी चर्चा हम डिटेल में जब हम मल्टी लाइन वैराइटीज एंड सिंथेटिक वैराइटीज को पढ़ेंगे तब करेंगे। लेकिन थोड़ा सा चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं ताकि कुछ समझने में आसानी हो जाए। मल्टी लाइन होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं जो आइसोलाइंस होते हैं, आइसोलाइंस हो या रिलेटेड लाइंस हो या अनरिलेटेड लाइंस हो, अनरिलेटेड लाइंस, हम इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। या तो आइसोलाइंस ले सकते हैं, रिलेटेड लाइंस ले सकते हैं या अनरिलेटेड लाइंस ले सकते हैं। ये जो लाइंस है इनके सीड के मिक्सचर को अगर हम बात करें, इनके सीड को अगर मिला दिया जाए और जो हमारे पास एक मिक्सचर मिलेगा उसी को मल्टी लाइन कहेंगे। मल्टी लाइन का खासियत क्या होता है? मल्टी लाइन एक समय में एक साथ पैथोजेन के कई रेसेज के प्रति रेसिस्टेंस प्रदान करता है। यही इस मल्टी लाइन कल्टीवर्स की खासियत है। इसके कुछ बेनिफिट्स है तो कुछ ड्रॉबैक्स भी है। इन सब के बारे में जब हम रेसिस्टेंस ब्रीडिंग के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे तब मल्टी लाइन कल्टीवर्स के बारे में डिटेल में चर्चा होगी। अब हमारे पास दूसरा है सिंथेटिक वैराइटीज। सिंथेटिक वैराइटीज के बारे में भी हम संक्षेप में समझ लेते हैं कि आप लोग शायद इनब्रीड लाइंस
के बारे में जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आगे वीडियो में बने रहिए। जब हम इनब्रीड के बारे में चर्चा होगी तो काफ़ी आगे। इनब्रीड वास्तव में कुछ ऐसे इनब्रीड लाइंस को ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में इंटरमैटिंग कराया जाता है। मान लेते हैं हम 10, 5, 8 हम इनब्रीड लाइंस ले लेते हैं, उसको इंटरमैट कराते हैं, मतलब कि फ्रीली इंटरमैट करने के लिए रैंडमली इंटरमैट, ताकि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में सबके साथ क्रॉस कर सके। और क्रॉसिंग करने के बाद जो हमारे पास F1 सीड्स आते हैं उसको इक्वल अमाउंट में मिक्स कर देते हैं। इसी से सिंथेटिक वैरायटी डेवलप होता है। तो सिंथेटिक वैरायटी के बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम स्पेशली सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटी की पढ़ाई करेंगे। ये देखिए सीसैम है, एक वाइल्ड जीनोटाइप है सीसैम का, और ये देख रहे हैं कितना अच्छा पौधा है। इसमें एक भी डिजीज या कीड़े मकोड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस और ज़मीन देखिए कितना रूखा सूखा ज़मीन है, उस जगह पर ये अपना इतना शानदार प्रदर्शन कर रहा है। तो हमें ऐसे ही वाइल्ड जीनोटाइप्स, ये तो सीसैम का मैंने आपको दिखाया है, हम अदर जीनोटाइप्स को, अदर क्रॉप्स के जीनोटाइप्स जो वाइल्ड जीनोटाइप्स है उसके कैरेक्टर को कल्टीवेटेड में डाल सकते हैं, और हमारा जो हाई इल्डर कल्टीवर्स है उसको डिजीज रेसिस्टेंस या बायोटिक या एबायोटिक रेसिस्टेंट जीनोटाइप्स हम बना सकते हैं, जैसा कि ये वाइल्ड जीनोटाइप दिखाई दे रहा है। अचीवमेंट में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं अर्लीनेस। अर्लीनेस के बारे में हम पहले वीडियो में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, और हमने बताया भी था कि जैसे मटर में आज़ाद, P3, आरके, ये सब अर्ली वेराइटीज होते हैं। तो वास्तव में प्लांट ब्रीडिंग का एक मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो अर्लीनेस है। अर्लीनेस इसलिए क्योंकि इससे हमारा बहुत सारा समय बच जाता है, और एक टाइम में, एक साल में कई क्रॉप्स लेने में आसानी होती है। तो अर्लीनेस के कारण कई डिजीज और पेस्ट से भी बचाव हो जाते हैं। इस सब के बारे में चर्चा डिटेल में आगे होगी। क्रॉप एडॉप्टेबिलिटी। क्रॉप एडॉप्टेबिलिटी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर वैराइटीज जो हम डेवलप कर रहे हैं या जो ऑलरेडी डेवलप है वो वाइडर एडॉप्टेबल नहीं होगा, तो एक एरिया में जो होगा दूसरे एरिया में हम उसको नहीं लगा सकते। हम जानते हैं, जैसे बिहार की बात किया जाए तो आलू और प्याज के लिए नालंदा जिला फेमस है। उसी तरीक़ा से अगर लीची की बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर जिला फेमस है। आम की बात किया जाए तो भागलपुर बेल्ट फेमस है। तो इस तरीक़ा से हमें बेल्ट में बांटने की ज़रूरत पड़ रही है, और जो मुजफ्फरपुर की लीची है हम किसी अन्य इलाका में नहीं लगा सकते। आलू प्याज जो नालंदा में होता है वो दूसरे ज़िला में नहीं हो सकता। तो ये हमारा लिमिटेशन हो जाता है। तो हमें ऐसे वैराइटीज़ को डिज़ाइन करने हैं, ऐसे क्रॉप को बनाने हैं जो अदर एरिया में भी एडॉप्ट कर जाए। कहने का मतलब जो जेनेटिक मेकअप हम इस तरीके का बनाएं क्रॉप का जो कि वाइडर एडॉप्टेबल हो। और प्लांट ब्रीडर ने इस फील्ड में बहुत काम किया है। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा आदि के ऐसे वैराइटीज डेवलप किए गए हैं जो वाइडर एडॉप्टेबल है, और दूसरे इलाका में भी, दूसरे एरिया में भी ये उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं जहाँ की ये पहले से इंट्रोड्यूस्ड हैं। अब हम लोग आते हैं ड्वार्फ स्टेचर ऑफ प्लांट। ड्वार्फ स्टेचर ऑफ प्लांट का क्या फ़ायदा है? इन ड्वार्फ स्टेचर ऑफ प्लांट में प्लांट ब्रीडिंग ने क्या क्या अचीवमेंट किया है? बहुत सारे अचीवमेंट हमें दिखाई देते हैं। चूँकि ड्वार्फ होने से प्लांट में ड्रूपिंग या ड्रॉपिंग का जो फॉलिंग होता है, फॉलिंग का कैरेक्टर कम हो जाता है। चूँकि जितना लंबा पौधा होता है, जैसे धान के केस में हम अगर बात करें, ज़्यादा लंबा पौधा होने के कारण वो गिर जाता है। गेहूं के केस में भी यही होता है। अगर वो ड्वार्फ स्टेचर का पौधा है तो इन्वायरमेंट के प्रति, जो हवा है, तेज आंधी तूफान है, उसके प्रति रेसिस्टेंट रहेगा और टॉलरेट करेगा उसको। राइस में जो डीजिओवुजेन होता है वो प्राइमरी सोर्स है ड्वार्फिंग जीन का, जो कि जापान का एक वैरायटी होता है, उसी में पाया जाता है। और इसी वैरायटीज़ को, यानी कि जो जैपेनिका राइस वैरायटी का जो डीजिओवुजेन सोर्स है, इसको डाल करके वैज्ञानिकों ने ताइचुंग नेटिव 1 एंड
IR8 जैसे वैरायटीज को डेवलप किया है। यहाँ TN1 स्टैंड फॉर ताइचुंग नेटिव 1। The reduced height 1 and reduced height 2 genes are the reduced height genes which is found in a variety Norintane from Japan। जापान में जो नॉरिंटेन वैरायटी होता है उसमें रिड्यूस्ड हाइट 1 एंड रिड्यूस्ड हाइट 2 जीन्स पाया जाता है, और ये जीन वीट के केस में जो जीनोटाइप्स है, जो कल्टीवर डेवलप किए जा रहे हैं, उसमें ड्वार्फ जीन एक्सप्रेस करके उसके हाइट को कम करने का काम किया जा रहा है। सिंक्रोनस मैच्योरिटी के बारे में भी पहले वीडियो में हमने काफ़ी चर्चा किया था, और हमने बताया था कि क्यों हमें सिंक्रोनस मैच्योरिटी चाहिए। सिंक्रोनस मैच्योरिटी होने से एक तो हम मशीन से कटाई कर सकते हैं, तो हमारा जो लेबर चार्ज है, जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, वो घट जाता है। दूसरा होता है कि एक समय पर हम सारे क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकते हैं ताकि दूसरे क्रॉप को लगाने में आसानी हो। लेकिन जनरली पल्स क्रॉप में सिंक्रोनस मैच्योरिटी का ज़्यादा प्रॉब्लम है। पल्स क्रॉप में सिंक्रोनस मैच्योरिटी कम देखने को मिलता है। हमने जैसा बताया भी था कि भीगना में बहुत सारा अचीवमेंट हुआ है, और इसी तरीक़ा से कई अन्य क्रॉप्स हैं जिसमें सिंक्रोनस मैच्योरिटी को डेवलप किया गया है। कुछ ऐसे वैरायटीज डेवलप किए गए हैं जो सिंक्रोनाइज्ड मैच्योरिटी को प्राप्त कर चुका है। राइस में कई थर्मो एंड फोटो इनसेंसिटिव वैरायटीज को डेवलप किया गया है। थर्मो एंड फोटो इनसेंसिटिव वैरायटीज के बारे में भी पहला वीडियो में काफ़ी चर्चा हो चुका है, इसलिए बस हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि प्लांट ब्रीडिंग के इंट्रोडक्शन से हम अब दोनों पार्ट्स अगर हमने देख लिया है, तो हमें ये पता चलता है कि प्लांट ब्रीडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। प्लांट ब्रीडिंग नए क्रॉप को डिजाइन कर सकता है, ऐसे क्रॉप को डेवलप कर सकता है जो कि एबायोटिक एंड बायोटिक रेसिस्टेंस हो सकता है, स्ट्रेस के प्रति रेसिस्टेंस हो सकता है, और उसके बावजूद हाई यील्ड दे सकता है। उसी के साथ साथ एक केमिकल फर्टिलाइजर जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया जाता है, उसके प्रभाव को भी कम करने का क्षमता रखता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्शनेबल इफ़ेक्ट भी प्लांट ब्रीडिंग के होते हैं, यानी कि कुछ इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम लोगों को जानना चाहिए, जिसको कि ध्यान में अगर रख कर के हम आगे बढ़ें तो प्लांट ब्रीडिंग वास्तव में एक अच्छा विषय साबित होता है। प्लांट ब्रीडिंग अपने गोल को प्राप्त कर सकेगा। तो इस क्रम में जो सबसे पहला ऑब्जेक्शनेबल इफेक्ट है वो है डेंजर ऑफ यूनिफॉर्मिटी। प्लांट ब्रीडिंग, वैसे तो प्लांट ब्रीडिंग डाइवर्सिटी को भी क्रिएट करता है, जैसे कि हम क्रिएट करते हैं डाइवर्सिटी, मल्टी लाइन सिंथेटिक वैरायटी, ये सब के कारण हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी भी डेवलप करते हैं, लेकिन इसके यूनिफॉर्म होने का चांस ज़्यादा होता है, और यूनिफॉर्मिटी के कारण इसका जो डाइवर्सिटी है वो रिड्यूस्ड हो सकता है। यूनिफॉर्मिटी जैसे हाइब्रिड है, हाइब्रिड के सारे जीनोटाइप एक जैसे होते हैं, और बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके कारण जो हमारा जीनोटाइप है वो यूनिफॉर्म होता चला जाता है, और जिसके कारण डाइवर्सिटी रिड्यूस्ड हो जाता है। डाइवर्सिटी रिड्यूस्ड होने के कारण जो हेरिडिटरी बेस होता है, जो जेनेटिक मेकअप होता है, वो नैरो हो जाता है, और जब नैरो जेनेटिक बेस हो जाएगा तो निश्चित रूप से क्रॉप पुअर एडॉप्टेबल हो जाएगा, पुअर एडॉप्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। यानी कि जब नैरो जेनेटिक बेस होगा तो जो क्रॉप एक एरिया में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, हो सकता है दूसरे एरिया में अच्छा परफॉर्मेंस ना दे, क्योंकि हो सकता है वहाँ डिजीज इन्फेस्टेशन बहुत अधिक हो जाए उसमें। तो ये जो ऑब्जेक्शनेबल इफेक्ट है कि डेंजर ऑफ यूनिफॉर्मिटी, उसके कारण रिड्यूस्ड हो जाएगा डाइवर्सिटी, उसके कारण नैरो हो जाएगा हेरिडिटी, और बाद में वो वैराइटीज पुअर एडॉप्टेबल हो जाएगा। तो इन सारे बातों को अगर ध्यान में रखा जाए और तब ब्रीडिंग के मेथड्स को अप्लाई किया जाए तो निश्चय रूप से ही हमें लाभ मिलेगा। एक जो ऑब्जेक्शनेबल कॉम्बिनेशन आता है, ये भी एक लोगों के प्रति ऑब्जेक्शनेबल कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसके भी अपने
फायदे और नुकसान हैं। जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा रैफेनो ब्रेसिका का। रैफेनो ब्रेसिका, रैफेनो ब्रेसिका, ये आप मैट्रिक से पढ़ते आ रहे होंगे, हो सकता है इंटर में भी आपने पढ़ा होगा मेडिकल के प्रिपरेशन के दौरान। रैफेनो ब्रेसिका एक ऐसा क्रॉप है जिसको कि वैज्ञानिकों ने इस पर्पस से बनाने की कोशिश किया था कि एक ऐसा पौधा डेवलप हो जिसमें कि मूली का कैरेक्टर और बंधा गोभी का कैरेक्टर साथ में आए, यानी कि नीचे में मूली पैदा हो और ऊपर में बंधा गोभी का कर्ड पैदा हो। तो इन्होंने क्रॉस कराया था रैफेनस सैटाइवस, जिसको कि मूली कहते हैं। रैफेनस सैटाइवस का क्रॉस कराया था ब्रेसिका ओलेरेसिया से, ब्रेसिका ओलेरेसिया से, ओलेरेसिया। अब इन्होंने देखा क्या कि जब रिजल्ट आया तो जस्ट उल्टा हो गया, यानी कि जो जड़ था मूली का, जो मूली जड़ जो है वो बंधा गोभी वाला हो गया और जो लीफ है वो मूली वाला हो गया। तो ये पौधा किसी काम का नहीं रहा, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग का ये ऑब्जेक्शनेबल इफेक्ट भी है कि इसका उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम जो डिजायर्ड कैरेक्टर डालना चाह रहे हैं वही कैरेक्टर उसमें हो। लेकिन रैफेनो ब्रेसिका के डेवलप होने से, रैफेनो ब्रेसिका के अस्तित्व में आने से वैज्ञानिकों ने ये समझा, ये जाना कि हम इंटरजेनेरिक क्रॉस भी करा सकते हैं और इंटरजेनेरिक क्रॉसेज भी कुछ प्लांट्स में संभव है, कुछ क्रॉप में हम इंटरजेनेरिक डेवलपमेंट भी करा सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट इसका उल्टा मिला, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर बार हो। इसीलिए इस आशा पर रैफेनो ब्रेसिका को भी स्टडी किया जाता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, जो कि 2 पार्ट्स में हमने कंप्लीट किया। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस कारण से इसको हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया था। तो आप लोग कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का इसमें समझने में परेशानी हुई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं या तो नया वीडियो ही बना दूंगा या कमेंट सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं कहूँगा कि लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अधिक वीडियो बना सकूं। थैंक यू।